नमस्कार, मैं सुजाता किस्पुट्टा, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड यूनिट, महिला कॉलेज चाईबासा। मैं आज आप लोगों के बीच बीएड सेमेस्टर 3 के पेपर 9 जिसका सब्जेक्ट टाइटल है असेसमेंट फॉर लर्निंग के फर्स्ट यूनिट असेसमेंट इवैल्यूएशन एंड लर्निंग से क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ। हम सभी जानते हैं आकलन से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें हम सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और इस सूचनाओं के आधार पर विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्राप्त करते हैं या प्रदान करते हैं। और मूल्यांकन मूल्य का अंकन करना है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं मूल्यांकन मूल्य निर्धारण करने की एक प्रक्रिया है। आकलन का वर्गीकरण 7 वर्गों में किया गया है। पहला है उद्देश्य, दूसरा है कार्य क्षेत्र, तीसरा है गुण का मापन, चौथा है जानकारी की प्रकृति के आधार पर, पांचवा है प्रतिक्रिया का तरीका, छठा है व्याख्या की प्रकृति और सातवां है संदर्भ के आधार पर। क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन पर्पस, स्कोप, एट्रीब्यूट्स मेजर्ड, nature of information gathered, mode of response, nature of interpretation and the context। इन वर्गों के भी हम भाग देख रहे हैं। जैसे उद्देश्य के आधार पे पर्पस बेस्ड पे 4 इसके उप भाग हैं। प्लेसमेंट असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट एंड समेटिव। अब हम इन सभी के बारे में एक एक करके जानकारी लेंगे। प्लेसमेंट आकलन, इसे स्थानन आकलन भी कहा जाता है। ये निर्देशन की शुरुआत में प्रशासित की जाती है। रचनात्मक आकलन निर्देशन के दौरान सीखने की प्रगति की निगरानी के लिए की जाती है। और नैदानिक मूल्यांकन निर्देशन के दौरान सीखने की कठिनाइयों के निदान के लिए की जाती है। और सारांशित मूल्यांकन निर्देशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करने के लिए की जाती है। यह निर्देश से आशय शैक्षिक निर्देशन से है। अब चारों आकलनों की जानकारी हम थोड़ी विस्तार पूर्वक ले लें। प्लेसमेंट आकलन या स्थानन आकलन भविष्य के बारे में अनुमान या भविष्यवाणी के साधन के रूप में कार्य करता है। यह विद्यार्थी के ज्ञान, उसके पढ़ने की समझ, उसके लेखन कौशल या किसी अन्य कौशल को मापता है, जिससे वो जान सके किसी छात्र के कौशल का स्तर क्या है और उसके आधार पे बच्चे को स्थापित करने से संबंधित निर्देशन कर सके, जिससे छात्र के व्यक्तिगत विकास को मापा जा सके और उनकी योग्यता के अनुसार उसे पाठ्यक्रम के चयन या फिर किसी विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संबंधित सुधार करने में मदद की जा सके। रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक आकलन को संरचनात्मक आकलन, निर्माणात्मक आकलन और औपचारिक आकलन के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए यह मूल्यांकन सहायक होता है। अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चे ने अनुभूतियों को, अभिव्यक्तियों को एवं ज्ञान को कितना ग्रहण किया है। यह आकलन पाठ के बीच में किया जाता है, अर्थात सीखने के समय और सीखने के दौरान। इसके द्वारा छात्र की प्रगति को मापा जाता है। साथ ही साथ प्रशिक्षक अपने स्वयं की प्रगति का भी आकलन करता है ताकि आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार की जा सके और शिक्षण निर्देशन को सफल बनाया जा सके। नैदानिक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। यह मूल्यांकन बच्चों की असफलता को दूर करने में सहायक होता है। यह बच्चों की असफलता का कारण ढूंढता है और उसके निदान की प्रक्रिया करता है।
नैदानिक मूल्यांकन के द्वारा विषय के अपने छात्र के वर्तमान ज्ञान, उसके कौशल और क्षमताओं की पहचान करने और शिक्षण से पहले गलतफहमी को स्पष्ट करने में मदद मिलती है। छात्र की ताकत और कमजोरियों को जानने में सहायता मिलती है ताकि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए इसका निर्णय ले सके। व्यक्ति में किसी प्रकार की असामान्यता योग्यता होती है जिसे नैदानिक परीक्षा के द्वारा जांचा एवं सुधारा जा सकता है। सारांशित आकलन, समेटिव असेसमेंट। सारांशित आकलन को योगात्मक आकलन, संकलनात्मक आकलन, सारांशित आकलन तथा अंतिम आकलन के नाम से भी जाना जाता है। यह आकलन सीखने के पूरा होने के बाद किया जाता है। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया की जानकारी और प्रतिक्रिया प्रदान करने में यह सहायक है। सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद यह देखा जाता है कि बच्चों ने ज्ञान को किस हद तक ग्रहण किया है और उसके आधार पे बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके लिए अंतिम मूल्यांकन की जाती है कि बच्चों ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। ये चारों उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत आकलन थे। अब कार्य क्षेत्र के आधार पर, स्कोप के आधार पर आकलन दो भागों में बांटे गए हैं, शिक्षक निर्मित और मानकीकृत, टीचर मेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड। शिक्षक निर्मित जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, यह शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षण है जो सामान्य तौर पर शिक्षक या शिक्षकों के समूह के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों की कक्षा की उपलब्धि का प्रशिक्षण करते हैं और इसके द्वारा वर्ग की समस्या या आवश्यकताओं को हल करने में उन्हें मदद मिलती है। वे इसके लिए स्थानीय पाठ्यक्रमों का उपयोग करते हैं। मानकीकृत परीक्षण सुसंगत या मानक तरीके से प्रशासित और स्कोर किया जाता है और मानकीकृत परीक्षण को तैयार करने के लिए व्यावसायिक लोग होते हैं जो इसे व्यावसायिक रूप से तैयार करते हैं। अब गुण के आधार पर आकलनों का वर्गीकरण। गुण के मापन के आधार पर एट्रीब्यूट मेजर्ड, इसके अंतर्गत छात्र में उपलब्ध विभिन्न गुणों का आकलन किया जाता है, जैसे उपलब्धि, योग्यता और मनोवृत्ति। उपलब्धि परीक्षण विकास कौशल या ज्ञान का परीक्षण करता है जिससे बच्चे के कौशल और ज्ञान को मापा जा सके। और योग्यता परीक्षण में किसी विशिष्ट कार्य को करने की योग्यता कि विभिन्न परिस्थिति में उस कार्य को करने की उसकी योग्यता कितनी है, इसका आकलन करता है। और मनोवृत्ति मूल्यांकन अन्य लोगों के साथ व्यक्ति का कैसा व्यवहार है, यानी शत्रुता और निर्भरता जैसे क्या व्यवहार है, इसका आकलन करता है। इस प्रकार से गुण के आधार पर आकलन को वर्गीकृत किया गया है। अब जानकारी की प्रकृति के आधार पर आकलन को दो भाग में बांटा गया है, गुणात्मक और मात्रात्मक। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड, क्वालिटिव और क्वांटिटेटिव। जैसे हम सभी जानते हैं कि जब हम सूचनाओं का संग्रहण करते हैं तो ये सूचनाएं हमारे पास दो तरीके से आती है, एक संख्या के रूप में और एक शब्दों के रूप में। इसी आधार पर इसे विभाजित किया गया है, गुणात्मक और मात्रात्मक। मात्रात्मक को हम लोग संख्यात्मक आकलन भी कह सकते हैं। गुणात्मक मूल्यांकन वह है जिसमें संख्या या संख्यात्मक डाटा शामिल नहीं होते हैं। इसमें गुणात्मक विशेषण से संबंधित टिप्पणियाँ या डाटा होते हैं। और मात्रात्मक मूल्यांकन हमेशा संख्यात्मक होते हैं जिनका गणितीय और सांख्यिकीय तरीके से उपयोग कर विश्लेषण किया जाता है। अगला है प्रतिक्रिया के आधार पर आकलन, मोड ऑफ रेस्पॉन्स। प्रतिक्रिया के आधार पर आकलन को भी दो भाग में बांटा गया, मौखिक प्रतिक्रिया और लिखित मूल्यांकन, और चयनित प्रतिक्रिया और आपत्ति
प्रतिक्रिया। मौखिक प्रतिक्रिया और लिखित मूल्यांकन। मौखिक प्रतिक्रिया में छात्र मौखिक प्रतिक्रियाएं करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं जो लंबे और अधिक जटिल होते हैं, और वहीं लिखित मूल्यांकन में वो अपनी प्रतिक्रियाओं का चयन करके उसे लिखित रूप में त्वरित प्रक्रिया द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। और चयनित प्रतिक्रिया और आपूर्ति प्रतिक्रिया में छात्र के सामने बहुत सारे उदाहरण दिए रहते हैं जिसमें से वो किसी एक का चयन करते हैं, और आपूर्ति प्रतिक्रिया में वो खाली स्थानों की पूर्ति करते हैं और संक्षिप्त जवाब या निबंध टेस्ट के द्वारा वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। अगला है अंतर्ज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशन, के आधार पर आकलन को दो भागों में बांटा गया है, मानक संदर्भ और मानदंड संदर्भ, नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरिया रेफरेंस। मानक संदर्भ मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों का या छात्रों के समूह में वर्गीकरण के लिए विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं जिससे समूह में से किसी एक बच्चे की विशेषता की पहचान की जा सके। इसके द्वारा उनके माता पिता को भी जानकारी दी जाती है कि वो अपने समूह में किस तरह का प्रदर्शन कर रहा है। और मानदंड संदर्भित आकलन में छात्र के विशिष्ट ज्ञान और कौशल का निर्धारण किया जाता है कि एक छात्र विशेष में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। वर्गीकरण का अगला आधार है संदर्भ आधारित। इसके आधार पर आकलन को दो भाग में बांटा गया है, आंतरिक और बाहरी, इंटरनल और एक्सटर्नल। आंतरिक मूल्यांकन जैसे नाम से ही व्यतीत हो रहा है कि यह जो मूल्यांकन है ये स्कूल या विद्यालय के अंदर छात्रों का आकलन शिक्षकों के द्वारा किया जाता है, जिसमें समय समय पर टेस्ट लिए जाते हैं, साप्ताहिक परीक्षण लिए जाते हैं, उन्हें असाइनमेंट दिया जाता है, प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं और इसके आधार पर उन्हें अंक एवं प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। वहीं बाहरी मूल्यांकन जो है बाहरी शासकों या निकायों के द्वारा निर्धारित होती है और पाठ्यक्रम के अंत में छात्रों के प्रदर्शन के मापन के लिए बाहरी निकायों द्वारा लिया जाता है। इसे योगात्मक मूल्यांकन भी कहा जा सकता है। इस प्रकार से हम लोगों ने आकलन के वर्गीकरण के 7 आधार को जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और राष्ट्र विकास में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद।